जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में यूथ पब्लिकेशन बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज के इस क्लास में इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। इसके पहले 3 करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। आपको 1 से लेकर 3 तक जो है ना सारा क्लास मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा, अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। तो लास्ट तक क्लास को देखिएगा। उसके बाद जो है ना अपना कमेंट में आंसर पिक कर दिया कि आप लोग का जो है ना मतलब मार्क्स बता दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया, क्लास कैसा लगा। अपना रिव्यू जो है ना ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। और आप सभी से हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग के लिए जो है ना मतलब एक क्लास का हम आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग तो ड्राइवर का सारा क्लास तो देख ही रहे हैं, इसमें एक क्लास जो है ना और आप ऐड कर दीजिए। उसमें क्या है, तो आपका ज्ञान बिंदु जो बिहार दरोगा का जो होमवर्क से चलाया जा रहा है, जो आपका हम यूट्यूब पे क्लास करवा रहे हैं होमवर्क का, उस क्लास को ना ज़रूर देखिए। क्योंकि आपको पता है ना कि आपका करेंट का जो है आपका 10 क्वेश्चन आने वाला है, 10 तो आपका लगभग रहेगा और आपका जीके जीएस आपका साइंस का मिला करके जो है ना आपका 50 क्वेश्चन रहेगा। तो 60 क्वेश्चन अपने आप में एक लेवल का होता है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उस क्लास को देखा कीजिएगा, बहुत आपको फ़ायदा होगा। और आपको पता होगा जितने भी लोग बिहार पुलिस ड्राइवर का जो होमवर्क सीरीज में ज्वाइन किए होंगे, उसमें जो है ना आपका हाईलाइट पीडीएफ जो है ना आपको आंसर के साथ हम आपको उसमें पीडीएफ डाल दिए हैं। तो उस पीडीएफ को जो है ना क्लास देखने के बाद उसको पीडीएफ को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। बस विश्वास मानिए ना, अगर आप राहुल स्टडी ग्रुप से दिल से जुड़े हुए हैं, अगर आपको लगता है ना कि हाँ हमें यहाँ से फ़ायदा हो रहा है, तो विश्वास करिए आप एग्ज़ाम तक जो है ना जुड़े रहिए। आपको नहीं सिलेक्शन होगा तो आप बोलिएगा, आप मेहनत कीजिएगा ना तो आपको बिल्कुल सिलेक्शन निश्चित है। बस जितना बताया जाता है, जितना करवाया जाता है, उसको जो है ना कंटिन्यू कीजिएगा। क्योंकि आपका एक नंबर जो है ना आपकी लाइफ में जो है ना आपका रिजल्ट का डिसाइड करता है कि आपका रिजल्ट होगा या तो नहीं होगा। इसलिए अपना आप में जो है ना 100% दीजिए। सोचिए कि मेरा सब कुछ जो है ना मेरा पढ़ाई ही है। बस यही मान करके जो है ना आप एक दोस्त समझ करके जो है ना आप इतना समझ लीजिए कि बस जितना क्लास करवाया जाता है सारा क्लास को कीजिए। क्योंकि आपसे एक जो है ना एक अलग सा ही जो है ना लगाव हो गया है, लगता है कि नहीं जो भी हमें होता है ना सारा हम उनको करवाएं, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं। तो आप सारा क्लास को कीजिएगा ड्राइवर वाला, उसमें एक क्लास और आप ऐड कर दीजिए जो बिहार दरोगा होमवर्क से ज्ञान बिंदु का है, ठीक है। बाकी तो जितना हम तो यही कहेंगे, जितना राहुल स्टडी ग्रुप पे क्लास आता है सब क्लास को देखिए। आप सोचिए ना कि मेरा जितना क्वेश्चन रिवीजन होगा उतना हमें जो है ना फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। और लास्ट में जो है ना क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जितने भी लोग बिहार पुलिस ड्राइवर का होमवर्क से नहीं ज्वाइन किए उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से क्या है, तो समान ज्ञान और क्या है, तो समसामयिक मुद्दे है, मतलब करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी जो है ना कब चलाई गई थी, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी जो चलाई गई थी कब चलाई गई थी, बताइए। तो एक का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी 1853 ईस्वी को चलाया गया था। याद रखिएगा ना कि भारत में सबसे पहले ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को महाराष्ट्र के मुंबई के थाने के बीच चलाई गई थी। और भारत में रेलवे की शुरुआत करने का श्रेय जो है ना लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है, ठीक है। और याद रखिए भारतीय रेलवे का मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, तो नई दिल्ली में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है कि लव जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, बताइए। लव जो शब्द है ना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो 2 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 टेनिस है। किससे, तो टेनिस से है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये करा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है कहाँ है। तो 3 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 द हेग में है। कहाँ, हेग में है। कहाँ है, तो नीदरलैंड में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट ये करा कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। विश्व जनसंख्या दिवस जो है ना कब मनाते हैं। तो 4 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 11 जुलाई को क्या मनाते हैं, तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। अगर पूछेगा क्वेश्चन पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं, 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। अगर पूछेगा क्वेश्चन कि विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं, तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, 10 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत जो है ना कहाँ हुई थी, बताइए। भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत जो है कहाँ हुई थी। तो 5 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ हुआ था, तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट ये करा कि निम्न में से किस नदी को बिहार का गम मतलब शोक कहते हैं। करा कि निम्न में से किस नदी को जो है ना बिहार का गम मतलब शोक बोल सकते हैं, किसे कहते हैं, बताइए। तो 6 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, तो कोसी नदी को बोलते हैं। नेक्स्ट ये करा कि बिहार के इन जिलों को उत्तर दक्षिण में जो है ना व्यवस्थित करें। करा यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि बिहार के इन जिलों में जो ऑप्शन में दिया हुआ है, करा उत्तर दक्षिण में जो है व्यवस्थित करने बोल रहा है कि कौन सा जिला जो है ना उत्तर दक्षिण में क्रम में क्या है व्यवस्थित है, बताइए क्या होगा।
तो 7 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। सीतामढ़ी है, फिर मुजफ्फरपुर है, क्या फिर क्या है, तो पटना है, फिर जहानाबाद है, फिर क्या है, तो गया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो बिहार में जो है ना, यहाँ पे बोल रहा है कि बिहार के जिलों का जो है उत्तर से दक्षिण क्रम में क्या होगा, तो याद है कौन कौन है, तो सीतामढ़ी है, मुजफ्फरपुर है, पटना है, जहानाबाद और क्या है, तो गया है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 पे ये कह रहा है कि मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नाम क्या है, बताइए। मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नाम क्या है, तो 8 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी शाही लीची है। क्या है, तो शाही लीची है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि कीट भक्षी पादप का उदाहरण है, किसका है, बताइए। कीट भक्षी पादप का उदाहरण है, बताइए क्या है। तो 9 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, नेपेंथीज है। क्या है, तो नेपेंथीज है। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि नेपेंथीज जो है ना एक कीट भक्षी पादप का क्या है, तो उदाहरण है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है, बताइए। मानव शरीर का जो समान तापमान होता है कितना होता है, तो 10 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी कितना है, तो 98.6 डिग्री कितना है, तो फ़ारेनहाइट है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है, बताइए। डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है, तो 11 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर ना ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा, तो जीन है। ठीक है, क्या है, तो जीन है। तो डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है, तो जीन है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि क्षार धातुओं में क्या होता है, बताइए। क्षार धातुओं में जो है ना क्या होता है, तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कम आयनन ऊर्जा होता है। क्या होता है, कम आयनन जो है ना ऊर्जा है। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं, क्या होते हैं, बताइए। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन व क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है, बताइए। कह रहा है निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल नहीं है, लेकिन धुआं है, रूबी ग्लास है और दूध है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है, तो यहाँ पे क्लोरोफिल कोलाइड नहीं है, लेकिन धुआं है, रूबी ग्लास है और दूध है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है किस में, बताइए। ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है किस में, बताइए। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रत्यावर्ती धारा में जो है ना करते हैं। तो ट्रांसफार्मर का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा में किया जाता है। और ट्रांसफार्मर एक ऐसा विद्युत यंत्र है जो ऊर्जा की जो है ना हानि किए बिना प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम या ज़्यादा जो है ना कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से जो है ना बाहर निकलता है, बताइए। कह रहा है चिमनी से धुआं जो है ना किस सिद्धांत से बाहर निकलता है, तो 16 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, संवहन जो है ना सिद्धांत से क्या है, तो बाहर निकलता है। तो संवहन में जो है ना ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है, और गैसें एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा होता है। तो याद रखिए कि अंततः जो है ना चिमनी से धुआं का बाहर निकलना संवहन सिद्धांत पे क्या है, तो आधारित है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे जो है ना परिभाषित किया गया, बताइए। समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे जो है ना परिभाषित किया गया, बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, त्वरण होगा। क्या होगा, तो त्वरण होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो समय के साथ किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी, बताइए। प्रकाश वर्ष जो इकाई है किसकी, बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, दूरी का है। किसका है, तो दूरी का है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि पंजाब ने परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की हुआ है, क्या है, बताइए। कह रहा है कि पंजाब ने परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को जो है ना कम करने में सफलता प्राप्त की हुआ क्या है, तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए होगा, ऊंची कृषिगत क्या है, समृद्धि पर। ठीक है, चलिए आगे देखा कि पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामांकन कब किया गया था, बताइए। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामांकन कब किया गया था, तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर किया गया था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट ये कह रहा है कि वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं क्या कहलाती है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं क्या कहलाती है, बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, रिवर्स रेपो दर कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो दर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हरित क्रांति के जनक जो है ना कौन है, बताइए। हरित क्रांति के जनक कौन है, तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मन बोरलॉग है। कौन है, नॉर्मन बोरलॉग है। नेक्स्ट है कह रहा है कि डल झील स्थित है कहाँ है, बताइए। डल झील जो है ना कहाँ है, तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, कहाँ है, तो श्रीनगर में है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है, बताइए।
भारत का कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? तो 25 का से उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा है। कौन सा राज्य है? तो उड़ीसा है। तो याद रखें ना, लोहा अयस्क के सर्वाधिक उत्पादन में पहले जो है ना, पहले और दूसरे हम तीसरे स्थान पे बोलेगा तो कौन कौन है? तो पहले पे बोलेगा तो उड़ीसा है, दूसरे पे छत्तीसगढ़ है, तीसरे पे बोलेगा तो कौन है? तो कर्नाटक है। जबकि लोहे अयस्क के सर्वाधिक भंडार बोलेगा क्रमशः कहाँ है? कर्नाटक, उड़ीसा तथा कहाँ है? झारखंड राज्य में है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? बताइए, स्वर्ण क्रांति का जो संबंध है किस क्षेत्र से है? तो 26 का से उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी किससे है? तो हॉर्टिकल्चर से। किससे? तो हॉर्टिकल्चर से है। ठीक है, याद रखिएगा। तो स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो हॉर्टिकल्चर से है। और हॉर्टिकल्चर या बागवानी में जो है ना, फल, सब्जी, पेड़, सुगंधित और मसाले वाली फसलें तथा फूल सभी का उगाना क्या है? तो सम्मिलित है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करें कि गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बताइए, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो 27 का से उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 चंबल नदी पे क्या है? तो स्थित है। नेक्स्ट आइए कराए कि निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है? बताइए, किसको कहते हैं? कराए निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों का झील कहते हैं? बताइए। तो 28 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर लोकटक झील को बोलते हैं। लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए कराए कि प्रारंभ में एक अविभाजित स्थल खंड है, वह कहलाता है, क्या कहलाता है? बताइए। कराए कि प्रारंभ में एक अविभाजित जो है ना, अविभाजित स्थल खंड था, वह कहलाता था, क्या कहलाता था? बताइए। तो 29 का से उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 पेंजिया बोलते हैं। क्या बोलते थे? पेंजिया। ठीक है, तो याद रखें 1912 ईस्वी में जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया और इसकी संकल्पना यह थी कि सभी जो है ना, महाद्वीप प्रारंभ में एक अकेले भूखंड से जुड़े हुए थे, जिसे जो है ना पेंजिया कहा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 पे यही करा कि समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं को क्या कहा जाता है? बताइए। करा कि समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को जो है ना क्या कहते हैं? तो 30 का से उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी समदाब रेखा बोलते हैं। क्या कहते हैं? समदाब रेखा कहते हैं। नेक्स्ट ये करा कि ताशकंद किस देश की राजधानी है? बताइए, ताशकंद जो है किस देश की राजधानी है? तो 31 का से उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 उज्बेकिस्तान का है। किसका है? उज्बेकिस्तान का है। अगर बात करें कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो अशगाबाद है। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो याद रखें दुशांबे है। और कजाकिस्तान की राजधानी बोलेगा तो कहाँ है? तो नूर सुल्तान है। और पहले कहाँ था? अस्ताना था। नेक्स्ट ये करें कि ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में? बताइए, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? तो 32 का से उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो डी ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ना ऑस्ट्रेलिया के क्वासीलैंड के उत्तरी पूर्वी तट जो है ना, उत्तरी पूर्वी तट के 1400 मील तक विस्तृत विश्व का जो है ना सबसे व्यापक और समृद्ध प्रवाल जो है ना पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि सूर्य ग्रहण होता है। बताइए, सूर्य ग्रहण होता है कब होता है? बताइए। तो 33 का से उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा चंद्रमा के बीच में। क्या हो? चंद्रमा के बीच में होता है। तो याद रखिए कि जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो जिससे सूर्य की जो है चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में जो है सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, और सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है? अमावस्या को होता है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है? बताइए, भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है? बताइए। तो 34 का से उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा विधायिका। क्या होगा? तो विधायिका होगा। ठीक है, तो याद रखिए कि भारतीय राजनीति में कार्यपालिका विधायिका के अधीनस्थ होती है और हमारे संविधान में राज्य की शक्तियों को 3 अंगों में जो है ना बांटा गया है। कार्यपालिका, विधायिका और क्या है? न्यायपालिका है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय थे, कौन थे? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। नेक्स्ट आइए कह रहा है 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से? बताइए, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी नगर पालिकाएँ से। किससे? तो नगर पालिकाएँ से है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रीय शासन कब लागू किया गया था? बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रीय शासन कब लागू किया गया था? तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 1968 में लागू किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति जो है ना कौन सी? बताइए, पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सी है? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा बलवंत राय मेहता समिति। क्या है? तो बलवंत राय मेहता समिति है। नेक्स्ट है करा है कि राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? बताइए, राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो डी होगा। क्या होगा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समय जो है ना समान क्या है? तो राज्य चुनाव क्या है? तो आयुक्त है। ठीक है, याद रखिएगा। तो राज्य चुनाव आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान जो है ना हटाया जा सकता है।
नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है, बताइए। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, राज्यपाल के द्वारा जो है ना इसको नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है, बताइए। भारतीय संविधान के अनुसार विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है ना क्या है? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कितना है? तो 30 वर्ष है। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुसार विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट आइए, करा कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ल जो थे किस गांव के जो है निवासी थे, बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1, मुरली भरावा के थे। किसके थे? मुरली भरावा के थे। नेक्स्ट आइए, करा कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, बताइए। भारतीय संविधान में जो है ना कितनी अनुसूचियाँ हैं? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1, कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। तो भारतीय संविधान में जो है ना 12 अनुसूचियाँ हैं। जब भारतीय संविधान को 1949 में अपनाया गया तब इसमें जो है ना केवल कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि अमर गीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था, बताइए। अमर गीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सी होगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि वंदे मातरम गीत को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इस गीत को स्वरबद्ध जो है किया गया और पहली बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यह गीत गाया गया था। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन 45 कर रहा है कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने की, बताइए। कह रहा है कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने की थी? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि सूरत विभाजन फूट कब हुआ था, बताइए। सूरत जो विभाजन हुआ था कब हुआ था? तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कब हुआ था? 1907 में हुआ था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, बताइए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुआ कब हुआ, बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1, 1600 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1600 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे, बताइए। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पुर्तगाली था। कौन था? पुर्तगाली था। नेक्स्ट है कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था, बताइए। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 में, अगर छोटा डेट बोलेगा तो कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और इस युद्ध में जो है बाबर इस युद्ध में क्या होता? विजय हुआ था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐतिहासिक कालानुक्रम के रूप में क्या है? तो ठीक है, बताइए। कह निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है ना ऐतिहासिक कालानुक्रम रूप से क्या है? तो ठीक है। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, हुमायूं है, फिर अकबर है, फिर क्या है? जहांगीर है, फिर क्या है? तो शाहजहां है। ठीक है, याद रखिएगा। हुमायूं का बोलेगा तो कितना से कितना था? 1530 से 40 था, और एवं क्या है 1555 से 56 था। अकबर का बोले 1556 से 1605 था। जहांगीर का बोलेगा तो 1605 से 1627 था, और शाहजहां का 1628 से 1658 था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन जो है ना आर्मी की बैठक में भाग लिया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में जो है ना भाग लिया था। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, फरीदनाथ घोष थे। कौन थे? फरीदनाथ घोष थे। नेक्स्ट है कह रहा है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है ना कहाँ पर स्थित है, बताइए। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है ना कहाँ पर स्थित है? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, कहाँ है? तो दिल्ली में है। नेक्स्ट है कह रहा है कि तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो जो है ना पैदा हुए थे, कहाँ हुए थे? तोता ए हिंद के नाम से जो प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुए थे, कहाँ हुए थे? तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, पटियाली में हुए थे। कहाँ हुए थे? पटियाली में हुए थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था, और पटियाली जो है ना भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कासगंज जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था, बताइए। प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, हरिसेन था। कौन था? हरिसेन था। चलिए आगे देखा है कि 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन नीचे दिए गए स्थानों पर हुआ, इन्हें कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करके कूट के आधार पर सही उत्तर का जो है ना चयन कीजिए। इसमें सही उत्तर कौन सा है, बताइए। 4 जो बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था नीचे के स्थानों पर दिया गया है, इसमें कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, बताइए कौन कौन होगा। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। इसमें पहले क्या हो जाएगा? तो
पहला जो बहुसंगीति हुआ था कहाँ हुआ था, तो राजगिरी में हुआ था। दूसरा बोलेगा तो वैशाली में हुआ था। तीसरा बोलेगा तो कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। चौथा बोलेगा तो कहाँ हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। तो पहला बोलेगा तो राजगिरी, दूसरा बोलेगा तो वैशाली, तीसरा बोलेगा तो कहाँ, पाटलिपुत्र, चौथा बोलेगा तो कहाँ हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कि सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा है, बताइए सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा है। तो 56 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, मनुस्मृति है। क्या है, तो मनुस्मृति है। नेक्स्ट है कि एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है, बताइए। एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है। तो 57 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कि सैंधव लिपि की लेखन दिशा कौन सी, बताइए सैंधव लिपि की लेखन दिशा जो है ना कौन सी है। तो 58 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दाहिने से क्या है, तो बाएं हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कितने नए आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे है कि हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कितने नए आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की है। तो 59 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, कितने गलियारों का, तो 5 गलियारों की जो है ना घोषणा किए हैं। नेक्स्ट है ये कि मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 132वां सदस्य कौन सा देश बना है, बताइए। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 133वां सदस्य जो है ना कौन सा देश बना है। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, कौन बना है, अंगोला बना है। कौन बना है, तो अंगोला बना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 61 से क्या है, तो मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमावली तथा यातायात नियम से क्या है, एवं संकेत से क्वेश्चन है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, कह रहा है कि किन स्थानों पर वाहन को पार्क नहीं करना चाहिए, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किन स्थानों पर वाहन को जो है ना पार्क नहीं करना चाहिए, बताइए कहाँ नहीं करना चाहिए, बताइए क्या होगा। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी जगह पे। कहाँ, रोड क्रॉसिंग पे नहीं करना चाहिए, मेन रोड पे नहीं करना चाहिए, सफ़ेद लाइन वाली सड़कों पे नहीं करना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 पे आइए, कर रहा है कि सभी केंद्रीय सरकारी वाहनों को कितने वर्षों की सेवा के समापन पर स्क्रैप किया जाना चाहिए, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सभी केंद्रीय सरकारी वाहनों को कितने वर्षों की सेवा के समापन पर जो है ना स्क्रैप किया जाना चाहिए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 15 साल की जो है ना सेवावधि। नेक्स्ट है कर रहा है कि साइन बोर्ड पर डाइवर्सन ए हेड 1 किलोमीटर लिखे होने का आज से क्या है। कह रहा है कि साइन बोर्ड पर डाइवर्सन ए हेड 1 किलोमीटर लिखे होने पर आज से क्या है। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 1 किलोमीटर पश्चात जो है परिवर्तित रास्ता है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि मोटर यान अधिनियम 1988 के तहत निम्न में से किस धारा में मामलों के संक्षिप्त निपटारे की व्याख्या की गई, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मोटर यान अधिनियम 1988 के तहत निम्न में से किस धारा में मामलों के संक्षिप्त निपटारे की व्याख्या की गई है। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, धारा कितना, धारा 13 है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन 65 कर रहा है कि देखिए यहाँ पे कर रहा है अनिवार्य बाएं मुड़ने के लिए यातायात चिन्ह कौन सा है, बताइए। अनिवार्य बाएं मुड़ने के लिए यातायात जो चिन्ह है यहाँ पे कौन सा है, बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी है। क्या है, तो डी होगा, ये फिगर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि मोटर व्हीकल एक्ट में फॉर्म LLD का प्रयोग होता है, बताइए किसमें। मोटर व्हीकल एक्ट में फॉर्म LLD का प्रयोग होता है किसमें। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, ड्राइविंग लाइसेंस के खोने की सूचना में होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि IMV अधिनियम 1988 के अनुसार मोटर वाहन का पंजीकरण कहाँ होना चाहिए, बताइए। रहा है कि IMV अधिनियम 1988 के अनुसार मोटर वाहन का पंजीकरण कहाँ होना चाहिए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मालिक के निवास या व्यवसाय के स्थान पर RTO में होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि इस नियमावली के किस नियम के तहत चालान जारी करने का प्रावधान है, बताइए। कह रहा है कौन सा नियमावली के किस नियम के तहत चालान जारी करने का प्रावधान है, बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कितना नियम जो है 170 है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि बिहार मोटर वाहन नियमावली 1992 के तहत किसी मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन किस फॉर्म में किया जाना चाहिए, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार मोटर वाहन नियमावली 1992 के तहत किसी मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन किस फॉर्म पे किया जाना चाहिए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, फॉर्म कितना होगा, तो 20 होगा। चलिए आगे देखिए, कराए एक परिवहन वाहन मतलब क्या है कि एक परिवहन वाहन के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता कितनी होती है, बताइए। कराए एक परिवहन वाहन के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता कितनी होती है। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, नए वाहन के लिए 2 वर्ष और फिर जो है ना प्रति वर्ष होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि
CMVR 1989 के नियम 105 के अनुसार मोटर वाहन की हेडलाइट जमीन से अधिकतम कितनी ऊंचाई पर लगाई जा सकती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि CMVR 1989 के नियम 105 के अनुसार मोटर वाहन की हेडलाइट जमीन से अधिकतम जो है ना कितनी ऊंचाई पर लगाई जा सकती है। तो 71 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 1 कितना होगा, तो 5 मीटर होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि नियम 125 के अनुसार किसी वाहन में स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य है ताकि वह निर्धारित गति से अधिक ना चल सके, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि नियम 125 के अनुसार किसी वाहन में स्पीड गवर्नर जो है लगाना क्या है, तो अनिवार्य है ताकि वह निर्धारित गति से अधिक ना चल सके। तो 72 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, सभी प्रकार के परिवहन वाहनों में कुछ को छोड़कर। नेक्स्ट ये करा कि अस्थायी पंजीकरण टेम्पररी रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों की नंबर प्लेट का रंग कैसा होता है, बताइए। करा कि अस्थायी पंजीकरण टेम्पररी रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों की नंबर प्लेट का रंग कैसा होता है। तो 73 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, पीली प्लेट पर जो है ना लाल अक्षर। क्या होगा, पीली प्लेट पर क्या है, तो लाल अक्षर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार 30 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के लिए जारी किए गए ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता अवधि क्या है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार 30 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के लिए जारी किए गए ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता अवधि क्या है। तो 74 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कितना है, तो 40 वर्ष है। नेक्स्ट ये करा कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 कब से लागू हुआ, बताइए। मोटर वाहन अधिनियम 1988 कब से लागू हुआ। तो 75 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 1 जुलाई 1989 को जो है लागू किया गया। नेक्स्ट ये करा कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 में सार्वजनिक स्थान की परिभाषा क्या शामिल है, बताइए। करा कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 में सार्वजनिक स्थान की परिभाषा में क्या शामिल है। तो 76 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कोई भी स्थान जहां जनता को वाहनों के साथ प्रवेश करने का अधिकार या जो है अनुमति है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि हैवी या भारी मोटर वाहन लाइसेंस की समय अवधि कम से कम 5 वर्ष की गई, बताइए। कह रहा है कि हैवी या भारी मोटर वाहन लाइसेंस की समय अवधि कब से जो है ना 5 वर्ष की गई, बताइए। तो 77 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, 1 सितंबर 2019 से जो है ना 5 वर्ष किया गया। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा कि मोटर यान अधिनियम 1988 में अब तक कुल कितनी बार संशोधन हुआ है, बताइए। कह रहा है मोटर यान अधिनियम 1988 में अब तक कुल कितनी बार संशोधन हुआ है। तो 78 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 78 का क्या होगा, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 5 बार। कितनी बार, तो 5 बार। तो मोटर यान अधिनियम 1988 में अब तक कुल कितनी बार संशोधन हुआ है, तो 5 बार हुआ है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि आपको सड़क पर अपेक्षा छोटा है, आपको सड़क पर अपेक्षा जो है ना छोटा है और अपेक्षा बड़ा है, तो बड़ा है कि सफ़ेद चिन्ह कहाँ पर मिल सकते हैं, बताइए। तो 79 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बाजार के पास। क्या होगा, तो बाजार के पास। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 80 है, कह रहा है कि पहाड़ी सड़क पर रास्ता पाने का अधिकार किसको है, बताइए। पहाड़ी सड़क पर रास्ता पाने का अधिकार किसको है, बताइए। तो 80 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1, चढ़ाई करते हुए वाहन को क्या है, तो रास्ता पाने का क्या है, तो अधिकार है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 81 से क्या है, तो वाहन के जो है ना पार्ट पुर्जे लुब्रिकेटिंग एवं रख रखाव से क्या है, तो क्वेश्चन है। तो ध्यानपूर्वक देखिए, कह रहा है कि पेट्रोल इंजन को किससे जो है ना पहचाना जाता है, बताइए। पेट्रोल इंजन को जो है ना किससे पहचाना जाता है, बताइए। तो 81 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, स्पार्क प्लग। क्या होगा, तो स्पार्क प्लग। तो पेट्रोल इंजन को जो है ना स्पार्क प्लग के द्वारा पहचाना जाता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि फोर व्हील ड्राइव में इंजन शक्ति की जाती है किसको, 4 व्हील ड्राइव में इंजन शक्ति की जाती है किससे, बताइए। तो 82 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, दोनों अगले व दोनों पिछले पहियों को जो है ना मतलब शक्ति की जाती है। तो याद रखिएगा ना कि स्पार्क प्लग यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो है ना फोर व्हील ड्राइव बोल रहा है। 4 व्हील ड्राइव मतलब इंजन की शक्ति बोल रहा है। तो यहाँ पे याद रखिएगा ना कि इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे बोल सकता स्पार्क प्लग नहीं होगा। यहाँ पे इस प्रणाली का उपयोग जो है ना कुछ वाहनों में किया जाता है, जो 4 व्हील स्टीयरिंग का। ठीक है, और इससे वाहन जो है ना की स्थिरता में वृद्धि होती है और एवं वाहन की उच्च गति पर आसानी से जो है ना मोड़ा जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 4 व्हील ड्राइव में इंजन शक्ति जाती है दोनों अगले व दोनों पिछले पहियों से। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि टायरों में अधिक हवा का क्या प्रभाव होगा, बताइए। टायरों में अधिक हवा का क्या प्रभाव होगा। तो 83 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, टायर जो है ना बीच में क्या है, घिसेंगे। नेक्स्ट ये कह रहा है कि यूनिवर्सल ज्वाइंट का कार्य क्या है, बताइए। यूनिवर्सल ज्वाइंट का जो कार्य है ना क्या है,
तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। गियर बॉक्स तथा रियल एक्सल के मध्य जो है ना के कोण को क्या करना? बदलना। तो यूनिवर्सल जॉइंट का कार्य क्या है? तो गियर बॉक्स तथा रियल एक्सल के मध्य के कोण को क्या करना? बदलना। नेक्स्ट सही करा है कि सिंगल प्लेट ड्राइव क्लच भागों में कौन सा भाग मेल नहीं करता है? सिंगल प्लेट ड्राइव क्लच भागों से कौन सा भाग मेल नहीं करता है? तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्रेक शू। क्या होगा? तो ब्रेक शू। नेक्स्ट सही करा है कि निम्न में से किसके कारण इंजन धीमे चलता है परंतु स्टार्ट नहीं होता? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किसके कारण इंजन जो है ना धीमे तो चलता है परंतु स्टार्ट नहीं होता है? बताइए। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ए और बी दोनों होगा। क्या होगा? खराब बैटरी और क्या है? तो खराब इग्निशन जो है ना प्रणाली है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये करा है क्वेश्चन नंबर 87 पे ये करा है कि वाहन के अत्याधुनिक विद्युत की मांग को कौन पूरा करता है? बताइए। करा है कि वाहन के अत्याधुनिक विद्युत की मांग को कौन पूरा करता है? तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अल्टरनेटर करता है। कौन करता है? अल्टरनेटर करता है। नेक्स्ट ये करा है कि किस प्रकार के फिल्टर में ऑयल फिलिंग टैंक का उपयोग किया जाता है? बताइए। करा है किस प्रकार के फिल्टर में ऑयल फिलिंग टैंक का उपयोग किया जाता है? तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ऑयल बाथ टाइप एयर फिल्टर का जो है ना उपयोग करते हैं। तो ऑयल बाथ टाइप एयर फिल्टर में ऑयल फिलिंग टैंक का उपयोग किया जाता है और इस प्रकार के फिल्टर प्रायः जो है ना हाई स्पीड इंजनों में प्रयोग किए जाते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा है कि इंजन का कौन सा भाग सिलेंडर में ईंधन को जो है ना ऑटोमाइज करता है? बताइए। करा इंजन का कौन सा भाग सिलेंडर में ईंधन को ऑटोमाइज करता है? तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1, इंजेक्टर करता है। कौन करता है? इंजेक्टर करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा कि फ्यूल फील्ड पंप चलता है किससे? बताइए। फ्यूल फील्ड जो पंप चलता है किससे चलता है? तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, कैम सॉफ्ट चलता है। किससे चलता है? तो कैम्स जो है ना कैम सॉफ्ट से चलता है। नेक्स्ट ये करा कि उच्च दूरी के वाहनों में रख रखाव की सूची में इंजन के तेल को कितने समय में जांचने की अनुशंसा की गई है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि उच्च दूरी के वाहनों में रख रखाव की सूची में इंजन के तेल को कितने समय में जांचने की अनुशंसा की गई है? तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 6 मासिक। क्या होगा? तो 6 मासिक होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ना कि उच्च दूरी के वाहनों की रख रखाव की सूची में इंजन के तेल को जो है ना प्रत्येक 6 मास में जाँचने की अनुशंसा की गई है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि थर्मोस्टेट का उद्देश्य है कि इंजन को रखना। क्या? बताइए। थर्मोस्टेट का उद्देश्य है इंजन को रखना। कैसा रखना? बताइए। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्यकारी तापमान के समान रखना। नेक्स्ट ये करा कि निम्नलिखित कारण से क्रैंकशाफ्ट फ्लाई व्हील से जुड़ा रहता है। बताइए। निम्नलिखित में से किसके कारण से जो है ना क्रैंकशाफ्ट फ्लाई व्हील से जुड़ा रहता है? बताइए। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, इंजन के कंपन को जो है ना कम करने के लिए जुड़ा रहता है। नेक्स्ट ये करा कि इंजन वाल्व के देर से खुलने को कहा जाता है। क्या कहते हैं? इंजन वाल्व के देर से खुलने को क्या कहा जाता है? तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, लैग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो लैग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये करा है कि यदि एक डीजल इंजन में पेट्रोल प्रयुक्त किया जाता है तो इंजन क्या होगा? करा है यदि एक डीजल इंजन में पेट्रोल प्रयुक्त किया जाता है तो इंजन क्या होगा? तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नहीं चलेगा। क्या होगा? तो नहीं चलेगा। नेक्स्ट ये करा है कि पिस्टन टाइप हाइड्रोलिक प्रणाली में किस ऑयल का प्रयोग किया जाता है? पिस्टन टाइप हाइड्रोलिक प्रणाली में किस ऑयल का प्रयोग किया जाता है? तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, SAE 90 का जो है ना प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट ये करा इंजन ऑयल की अधिक खपत का कारण होता है। क्या होता है? इंजन ऑयल की अधिक खपत का कारण क्या होता है? तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, ए सभी कारण होता है। क्या? इंजन बेरिंग घिसे होना, ऑयल सील लीक होना और वाल्व गाइड जो है ना घिसे होना, ये सभी कारण होता है। नेक्स्ट ये करा कि कूलिंग सिस्टम का प्रयोग ना करने से कौन सा दोष आ जाता है? बताइए। कूलिंग सिस्टम का प्रयोग ना करने से कौन सा दोष आ जाता है? तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ए सभी। मतलब क्या क्या दोष आता है? तो फ्री इग्निशन आता है, डेस्टोनेशन आता है, नॉकिंग भी आता है। ये सारे प्रक्रिया जो है ना सभी दोष आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 99 का है कि ऑटोमोबाइल इंजन में कनेक्टिंग रॉड का क्या कार्य होता है? बताइए। ऑटोमोबाइल इंजन में कनेक्टिंग रॉड का क्या कार्य होता है? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पिस्टन की आगे पीछे गति को क्रैंकशाफ्ट की घूर्णन गति से जो है ना बदलना। तो ऑटोमोबाइल इंजन में कनेक्टिंग रॉड को क्या कार्य होता है? तो पिस्टन की आगे पीछे गति को क्रैंकशाफ्ट की घूर्णन गति में क्या करना? बदलना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 का, एल्यूमिनियम सिलेंडर ब्लॉक में आवश्यक होता है। क्या होता है? एल्यूमिनियम सिलेंडर ब्लॉक में आवश्यक होता है। क्या? बताइए। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ढलवा लोहा लाइनर क्या होता है? तो आवश्यक होता है। तो एल्यूमिनियम सिलेंडर ब्लॉक में आवश्यक होता है, तो ढलवा लोहा लाइनर क्या है? तो आवश्यक होता है। ठीक है,
तो ये रहा यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है ना सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जितने भी लोग बिहार पुलिस ड्राइवर जो प्रैक्टिस सेट होमवर्क से नहीं ज्वाइन किए तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत बेहतरीन ढंग से जो है ना सारा आपको होमवर्क करवाया जा रहा है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आपको ज्वाइन करने का कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप इस नंबर पर जो है ना कॉल कर लीजिएगा 7549392490। इस नंबर पे कॉल करके जो है ना बात कर लीजिएगा, आपको जो है ना सारा जानकारी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जितने भी क्लास आता है राहुल स्टडी ग्रुप यूट्यूब चैनल पे सभी क्लास को देखा कीजिए। जितना क्लास देखिएगा उतना रिवीजन कीजिएगा, उतना आपको जो है ना फ़ायदा करेगा। तो सभी लोग जो है ना उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इस नंबर पे जो है ना आप संपर्क कर लीजिएगा। बाकी इस नंबर पे पेमेंट करके 99 में पेमेंट करना होगा तो इस नंबर पर पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे। यही क्या है तो व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, 75493924 और क्या है तो 90। इस नंबर पे कॉल करके जो है ना बात कर सकते हैं, ठीक है। नंबर तो सारा दिया हुआ ही है, आप लोग को पता ही होगा तो नंबर पे बात कर लीजिएगा। बाकी उसमें जो है ना आपका बिहार दरोगा जो होमवर्क सीरीज है वो भी क्लास अगर आएगा तो क्लास को जरूर देखिएगा। आप लोग हम बता दे रहे हैं कि क्लास को जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें 25 जो है ना करंट अफेयर्स रहेगा। तो आपका करंट अफेयर जो है जीके जी से आपका जो है ना सारा अच्छे से और भी कंप्लीट हो जाएगा। जितना कोशिश कीजिए ना कि जितना हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, ठीक है। इसलिए हम आपको रिक्वेस्ट करें कि सभी क्लास को देखा कीजिए। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।